चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आगे की वीडियो पर। आप जानते हैं कि ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम जो है TRE 2 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका GS सेक्शन जो था जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम विद डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो GS सेक्शन था उसका हम विद डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर के 5 तक का GS सेक्शन का जो 40 नंबर का था उस पर बात कर चुके हैं। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। अभी जो हम बात करेंगे वो 6 से लेकर के 8 तक जो एग्जाम हुआ था उसमें जो GS सेक्शन था 40 नंबर का उस पर हम बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक था उसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का जो GS सेक्शन था 40 नंबर का, इन तमाम में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथमेटिकल साइंस और साइंस में जो 40 नंबर का जो GS सेक्शन था उसमें सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से लेकर के 8 तक में हमारे पास 80 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 80 क्वेश्चंस पे हम लोग आराम से बात करेंगे अच्छे से। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 का GS सेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है ना, और आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, नोट करेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे आएंगे, उसको आपको नोट करना है। आप क्योंकि 10 वीडियो या 20 वीडियो या 100 वीडियो हम बात करेंगे तो उसमें हमको बेशुमार बातें सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे। आइए हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 का GS 40 नंबर का जो सेक्शन है उसका क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। इससे पहले भाषा है, भाषा आप लोग जानते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं भाषा को, उसमें कम को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे, एक मिनट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है। आइए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कट गया। और प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, और या तो 0 के बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, और या तो हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 के बराबर या 1 से छोटा। कभी भी प्रोबेबिलिटी ना तो माइनस नहीं हो सकती है, यानी 0 से कम माइनस नहीं हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है, और 1 से ज्यादा यानी कि 2 या 1.2 इस तरह से कभी नहीं हो सकता है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाता है। तो क्या नहीं होगा तो ना तो बी होगा ना तो सी होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है। ठीक है, 0 मतलब कोई घटना नहीं घटा है, 0 मतलब कोई घटना नहीं घटा है, और 1 मतलब घटना घटी है। और हमेशा इसके बीच में 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच ही होगा। 0 से लेकर के 1 के बीच में ही कोई घटना घटेगी, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 16% लाभ पर बेची जाती है तो 100 रुपया, यानी कि किसी एक साइकिल को 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100
रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 16% का लाभ हो रहा, मतलब बेचा गया। अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता तो 100 रुपया अधिक फायदा होता, ठीक है ना। यानी कि लाभ कितना बढ़ रहा है, अगर लाभ 4% बढ़ रहा है तो कमाई जो है वो 100 रुपया हो रहा है। अगर लाभ 1% बढ़ता तो कमाई कितना होता, 100/25। अगर लाभ 100% होता तब कितना होता कमाई, इसको काट दीजिएगा, सॉरी 100/25 नहीं 100/4 होगा, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 25, ठीक है ना। अगर लाभ 16 होता तो 100 होता तो 25 गुने 100 इक्वल टू 2500। क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर सी बात है। दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो दाम है वो 100 रुपया है, तो 16% के लाभ पर अगर बेचा जाता है तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 116 रुपया। अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपया। अच्छा, सेलिंग प्राइस का अंतर कितना हो रहा है, 4 रुपया, है ना। अगर सेलिंग प्राइस का अंतर 4 रुपीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस अंतर 4 रुपीज हो रहा है तो आमदनी कितना हो रहा है, 100 रुपया। अगर 1 रुपया का अंतर होता सेलिंग प्राइस का तो आमदनी होता 100/4। अगर 100 होता सेलिंग प्राइस तब आमदनी होता 100/4 × 100 इक्वल टू 25, काट दीजिएगा तो 25। इस तरह से बनेगा और सबसे आसान तरीका तो यह है बनाने का, एकदम इजी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन में कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी। यानी कि अगर कक्षा 1 होगा, अगर उसका अनुभाग, अगर कक्षा 1 होगा तो उसका कितना भाग है और उस भाग के 2 गुना पेड़ लगेगा। यदि विद्यालय में 1 से लेकर के 12 तक कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक कक्षा है और हर कक्षा में 2 खंड है, तो पेड़ कितना, जितना जो कक्षा होगा उससे 2 गुना पेड़ लगेगा। ये कह रहा है कि अगर कक्षा 1 हो तो उसमें कितना खंड होगा, 2, और 2 खंड है तो कक्षा के 2 गुना पेड़ लगेगा, यानी कि 2 पेड़ लगेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि अगर मतलब एक हो तो फिर कितना पेड़ लगेगा, 4 पेड़ लग जाएगा। यानी कहने मतलब ये है कि एक कक्षा है उसमें 2 खंड है, लेकिन पेड़ लगाना है क्या, कक्षा का 2 गुना, यानी कि 2 पेड़ लगाना है। तो खंड कितना तो पेड़ कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 खंड है। तो एक खंड में, एक कक्षा में 2 खंड है ना, तो एक खंड में अगर 2 पेड़ लगेगा तो 2 खंड में 4 पेड़ लग जाएगा। उसी तरह 2 कक्षा में 2 कक्षा है उसमें भी खंड कितना है, 2 है, तो पेड़ कितना लग जाएगा, 4, यानी 2 दूना 4 बराबर 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 कक्षा है जिसमें खंड 2 है, इसमें कितना पेड़ लगेगा, 3 दूना 6 बराबर 12। इसी तरह 12 कक्षा है, 12वां कक्षा है, उसमें 2 खंड है, तो कितना पेड़ लगेगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 पेड़ लग जाएगा, 24, यानी कि हो जाएगा कितना, 48 पेड़। क्लियर बात है ना। यानी कि 12 कक्षा है उसमें 2 खंड है, तो 12 दूना 24 पेड़ लगेगा, 48 पेड़ हो गया। आइए तो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं ताकि बनाना आसान हो। मिटाने का था, आप लोग स्किप कर दिया कीजिए अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा ये मतलब मिटाने में टाइम लग रहा है तो उसको आपको स्किप कर दिया कीजिए। आइए तो ये हो गया आपका एपी, यानी कि क्या हो गया एपी आपका, 2, 4, 8, 12 .48। ये सबको ऐड कर दीजिएगा तो ऐसे भी आपका पूछ जाएगा, लेकिन बनाना होगा एपी से। तो ए बराबर आप जानते हैं एपी में ए बराबर 2 है ना, ए बराबर पहला पद, नहीं 2 नहीं 4 है ना, ये 4 होगा, तो 4 होगा ना, 2 कैसे होगा, ये 4 होगा, पहला पद होगा 4 ही, पहला पद 4 होगा, ठीक है ना। तो पहला पद हो गया आपका 4,
ए पी। डी जानते हैं, ए पी में डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 8, पहला पद हो गया 4, तो 8 माइनस, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आप ए पी बनाएंगे, आपको पता बनाना चाहिए आपको ए पी। और एल मतलब अंतिम पद हो गया आपका 48, ठीक है ना। और पदों की संख्या कितना है, 1 से लेकर 12 तक, 12 कक्षा है तो पदों की संख्या यानी एन बराबर कितना है 12, ठीक है ना। अब इस तरह से पदों की संख्या फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, वो निकालना क्या है, यही एस एन। तो एन कितना है 12/2, ए का पद कितना है 4, एल कितना है 48। तो ये 6 इसको कर दीजिएगा तो 48 52 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 312, ये हो जाएगा 312, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हिसाब बनता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, चूंकि 12 तक पदों का हमको योग निकालना है तो पदों का योग के बराबर फॉर्मूला होता है ये एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। ए पी बनाइएगा, आपको ए पी बनाना चाहिए, इसमें ए पी हर सेक्शन में ए पी से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -2, -5 और 9 - 2 से समान दूरी पर है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब जानते हैं कि एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया ऊपर हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष मतलब एक्स, हम इधर हम एक्स डैश लेते हैं और एक्स लेते हैं, इधर लेते हैं वाई डैश और वाई, मतलब जहां डैश उधर माइनस, यहाँ 0 होता है ना। तो बोल रहा है कि जो बिंदु इतना और इतना आपस से दूरी पर, यानी वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को, वाई अक्ष है कोई, यहाँ वाई अक्ष है मतलब वाई अक्ष पर कोई बिंदु है ना। मान लीजिए कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु पी है, तो वाई अक्ष पे कोई बिंदु P होगा तो उसको निकालना है। तो वाई अक्ष पे P बिंदु, उसका मतलब मान क्या होगा, मान होगा 0 और y। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष पे कोई बिंदु, इसका कोई तो मान होगा, कोई तो वैल्यू होगा, इसका कोई तो वैल्यू होगा, जो वैल्यू होगा वो y का वैल्यू होगा, 0 x का। कोई बिंदु जो है, कोई बिंदु P, उसमें x y होता है, 2 होता है x y, तो x का मतलब तो 0 है ना, y का मतलब कोई मान होगा, ठीक है ना। और कोई खोजिए जो बिंदु इतना और इतना से दूरी पर है। मान लिया कि कोई बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका मतलब है -2 से 2, तो -2 जो है ये x का है और 2 जो है ये y का मान होता है, -2। तो मान लीजिए कि माइनस, यहाँ पर एक पॉइंट है -1, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर -1 होता है, -2 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, वो पता है, और नीचे में -1 -2, ऊपर में 1 2 होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बिंदु है x अक्ष पर, x का -1 और y का 2, तो यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ y पर 2 है, तो यहाँ पे एक बिंदु आ गया ये, जिसका मतलब हो गया -2 इंटू 5। अब फिर बोलता है और 9 और -2 है, तो x पर कोई बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, ये x है, यहाँ पर 9 बिंदु है और y का 2, तो y का -2, तो -2 नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ -2 है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका मतलब हो गया 9 - 2। अब बोलता है कि एक बिंदु y पर निकाले जो इससे इसके समान दूरी पर हो। इसे यहाँ समान दूरी पर नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चेंज हो सकता है। यानी ये बिंदु निकालना है जो ये कहीं पर कोई बिंदु होगा ये y पर, जो इस बिंदु से इस बिंदु के समान दूरी पर हो, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका मान लीजिए कि a है, इसका वैल्यू b है, ये वैल्यू b है। आपको पता है कि a और b एक लाइन है और p और b एक लाइन है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होता है कि दोनों को बराबर कर दीजिए, a p बराबर b p। दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हम ए पी, हमको अगर मान लिया जाए कि ए पी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। तो इसका भी फॉर्मूला वही, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो इस पे देखिए लगाएंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए फिर होइएगा x2 माइनस x1 का, थोड़ा लंबा बनेगा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर।
तो x2 क्या हुआ, x2 हुआ इसमें, x2 हुआ 0। जो AP P बिंदु होगा वो x2 होगा, y2 होगा, A बिंदु होगा, x1 होगा, y1 होगा। तो x2 क्या हुआ, x2 हो गया 0। अब y1 क्या हो गया, y1 हो गया आपका -5, -5 का स्क्वायर रूट तो पूरे पा जाएगा। फिर y2 क्या हो गया, y2 हो गया y1 हो गया क्या, 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। फिर x2 क्या हो गया, इस दोनों में x2 हो गया आपका 0 और x2 और x1 क्या हो गया 9 -9 का होल स्क्वायर। y2 क्या इसमें y2 क्या हो गया, y2 हो गया y1 मतलब -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा इसको हो गया। अब इस पे देखिए ये हो गया 5, इसको काट दीजिएगा तो 25 हो जाएगा आपको, मतलब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 1 प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है ना। तो y तोड़ दीजिए इसको आप फॉर्मूला पर, तो y स्क्वायर प्लस, अब सुनिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 81 प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाता है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 4। चूंकि बराबर में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब आइए दोनों को जोड़ देते हैं, तो 25 और 25 प्लस ये 4 होगा, 25 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y बराबर 81 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 85 है ना, और प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ये y से y कट जाएगा है ना, और इसको कर देंगे तो माइनस 4y, ये आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस इधर प्लस है, इधर ये आपको प्लस में है तो ये प्लस में होना चाहिए ना, इधर जगह तो माइनस 4y बराबर, इसको ऐड कर देंगे तो इसको इसमें घटा देंगे तो 85 माइनस 29 माइनस 8y बराबर 56 है ना, तो y बराबर 56 बटा माइनस 8, 7 से कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -7। यही है y का मान। तो ये p जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 और -7, यही इसका आंसर है। कहाँ गया 0 -7, ये सी नंबर 0 -7 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 35 नंबर कि ABC में यदि AB 16 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है तो AC 20 सेंटीमीटर है तो ABC है क्या है। आप जानते हैं कि अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर कोई इस फॉर्मूला पर अगर ये बैठ जाता है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो आइए, तो कर्ण स्क्वायर मतलब आप जानते हैं कि दोनों भुजा के जो सबसे लंबा भुजा होगा वो कर्ण होगा, तो यहाँ 20 सबसे लंबा भुजा है तो स्क्वायर बराबर लंब, मतलब लंब होगा 12 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया आपका 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 बराबर 16 को अगर 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा और 12 को गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। 400 प्लस बराबर दोनों को ऐड कर दीजिएगा 400, यानी कि ये फॉर्मूला ये जो है त्रिभुज मतलब लंबाई दिया हुआ है भुजा का वो इस पर बैठता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है भुजा का कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कोई लाइन का जो सेंटीमीटर क्षेत्र भुजा का जो दिया हुआ है अगर इस पे बैठता है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कटा हुआ है, ये शांत परिमेय संख्या है, शांत
लेकिन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये अशांत परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है। ये जो है वो अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कटा ही नहीं है, कटा ही नहीं है, कटा ही नहीं है, और इसमें चीजें बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, कटा ही नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय दो तरीके से होते हैं ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 10/3 है, इसको डिवाइड भागा देंगे तो 3.333 आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं 3.3 देख ऊपर दे देते हैं रैकरिंग, इसे रैकरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये रैकरिंग जहां होगा, रैकरिंग वो होगा परिमेय संख्या, और जो पूरा पूरा कटा हुआ होगा वो भी होगा परिमेय संख्या, और जो नहीं कटा हुआ होगा और बातें रिपीट होती रहेगी वो होता है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोलता है कि नए साल में देव ने पहले सप्ताह 50 रुपए बचाए। नया साल में देव ने पहला सप्ताह बचाया 50 रुपया, और फिर साप्ताहिक बचत जो है वो 1750 रुपये 1750 रुपया मतलब 17.5 रुपया बढ़ाता गया। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो तो n का मान क्या होगा। यानी कि पहला सप्ताह में वो बचाया 50, दूसरा सप्ताह में मतलब 17.5 रुपया बढ़ाता गया, दूसरा सप्ताह में हो गया 67.50, तीसरा सप्ताह में उसका जो आमदनी हो गया वो हो गया 85 रुपया, है ना। ऐसे से करते करते लास्ट सप्ताह में उसकी आमदनी हो गई 207.50। ये हो गया आपका एपी। अब जानते हैं एपी में ई हो गया आपका एपी। जानते हैं कि एपी में जो ए बराबर होता है 50 यानी पहला पद, डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। एक कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 17.5। ये जो है अंतिम पद, इसे एल कहते हैं। एल बराबर अंतिम पद। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एन। ये एल को टी एन भी कहते हैं, टी एन यानी अंतिम पद हमको निकालना है, मतलब पद ये है। तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। एपी बनाना चाहिए आप लोग को। तो टी एन का कितना दिया हुआ है 207.5 बराबर ए का मान दिया हुआ है 50 और एन का मान निकालना है, डी का मान दिया हुआ है 17.5। आइए थोड़ा सा इसको ए प्लस होगा, ए प्लस, ठीक है ना। तो 207.50 माइनस 5 बराबर ये माइनस हो जाएगा, अब बटे आ जाएगा 107 बराबर n-1, ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ बनाते हैं तो इसको अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो 157.5 बटे यहाँ पे 0 हो जाएगा 50 है 17.50 बराबर n-1। दशमलव अगर दोनों नीचे ऊपर समान है तो हट जाता है, इसको काटिएगा, यदि कटेगा 9 मरतबा हम कट जाएगा। तो 9 बराबर n-1, तो n बराबर 9 + 1 = 10। n का मान यानी 10वें सप्ताह में n का मान 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207.50 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है और उसकी कर्ण 50 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पहले तो आधार दिया हुआ है तो आपको लंब निकल जाएगा, लंब से निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आपको पता है ना, होता है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण दिया हुआ है 50 का स्क्वायर बराबर लंब पता करना है हमको, और आधार हमको दिया हुआ है 48 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 50 का स्क्वायर आपको अच्छे से मालूम है, 50 स्क्वायर होता है 2500 बराबर लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, और आधा 48 का स्क्वायर हो जाएगा 223.04। आइए तो 250 माइनस 23.04 बराबर लंब का स्क्वायर। इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196। तो लंब बराबर हो जाएगा √196 बराबर 14। यानी कि लंब निकल गया था। हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई है ना,
आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार आप जानते हैं कि आधार दिया हुआ है 48 पता है आपको, और ऊंचाई अभी आपने लंब जो निकाले वही आप इसका था, ऊंचाई काट दीजिए। तो अब ये काट दिएगा तो 7 कट जाएगा और इसको आपस में गुना कर दीजिएगा तो 3 3 6 हो जाएगा। यही था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब मैथ है, थोड़ा सा लगेगा टाइम आपको। आइए हम 48 क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन है कि एक मैथ खत्म। दूसरा, एक बरसाती दिन में क्या होगा? एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान समान माप दर्शाते हैं। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं? बिल्कुल नहीं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाते हैं? बिल्कुल। कहता है कि ड्राई बल्ब जो है, ड्राई बल्ब, शुष्क बल्ब थर्मामीटर हमेशा हायर रीडिंग बताता है। शुष्क बल्ब तापमापी जो है वो हमेशा ज्यादा माप दर्शाता है, ज्यादा माप दर्शाता है। ठीक है ना, ये बात हमेशा पता होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी 100% हो, अगर ह्यूमिडिटी आर्द्रता 100% हो, तब शुष्क और आर्द्र जो बल्ब तापमापी जो है समान माप दर्शाएगा। तब आंसर ये होता, अगर ह्यूमिडिटी 100% होता तब शुष्क एवं आर्द्र यानी कि ड्राई और वेट बल्ब थर्मामीटर जो है वो समान माप दर्शाता। लेकिन बरसात के मौसम में अगर होता तब, लेकिन बरसात के मौसम में जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमिडिटी जो है 100% हो। नहीं, अगर ऐसा है तो हमेशा शुष्क बल्ब यानी कि ड्राई बल्ब थर्मामीटर जो है वो आर्द्र बल्ब थर्मामीटर से ज्यादा तापमान दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषण माना जाता है? कॉपी कलम निकाल के रोक लीजिए, लिखिए कि प्रदूषण किसको माना जाता है। तो आपका ऑप्शन तो यह कौन प्रदूषित गैस है, ऑप्शन तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो प्रदूषित गैस है नहीं, ये तो जरूरत आवश्यक है। आर्गन गैस तो है नहीं, लेकिन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? आइए कॉपी कलम में नोट कीजिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कार्बन मोनो, कॉपी कलम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों गैस जो है वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों गैस जो है CO, तीनों गैस जो है वायु को प्रदूषित करता है। ये बात याद रखिएगा, कॉपी कलम को आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ एक ही दिया हुआ है लेकिन तीनों करता है, एक ही दिया हुआ है। ऑर्गन जो है, ऑर्गन ये निष्क्रिय गैस है, इसे इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट, हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में 5 इनर्ट गैस हैं। 5 इनर्ट गैस हैं। कौन कौन आपको पता है? ऑर्गन, पहला नोट कीजिए, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हीलियम। ये जो है 5 गैस, ये हमारे वायुमंडल में इनर्ट गैस है। इसे कहते हैं नोबल गैस। नोबल, इसे कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस कहते हैं, और ये वायुमंडल में नोबल गैस कहते हैं। और इसे निष्क्रिय इनर्ट गैस भी कहा जाता है। और ये 5 है। और इस सब में से सबसे ज्यादा जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गन गैस जो है इनर्ट गैस के रूप में इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अगर पूछे आपसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन निष्क्रिय गैस पाया जाता है, तो वो होगा ऑर्गन। और वायुमंडल में कितने निष्क्रिय गैस हैं, तो वो है 5, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और हीलियम। ये 5 वायुमंडल में निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अब तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब आगे बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नोट बनाते रहिए आप लोग।